अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में आज मेरे ख़ास मेहमान हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और उनके साथ साकिब बशीर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़ली कचहरी के अहम केसेस पे नज़र रखे हुए हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। मगर हसनात मलिक साहब, सबसे अहम जो इस वक्त सवाल है कि जो 8 अगस्त की कोई तारीख़ आ रही है, सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा है कि कानूनी जो माहिरीन है उन्होंने मशवरा दिया है PDM को या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि 8 अगस्त को ये तहलील कर दें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस आएंगे। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस, क्या 8 अगस्त की तारीख आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ये फिर बात नवंबर तक चली जाएगी? कानूनी पोजीशन क्या है इस वक्त? बिल्कुल ये है, लेकिन असल बात ये पॉलिटिकल फैसला होना है और मेन ये होना है कि क्या इलेक्शन जो है वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो जस्टिस काजी फैसला चीफ जस्टिस बन जाए तब शुरू हो या जस्टिस बंदयाल के होते ही हो। अगर 60 दिन रहते हैं तो फिर तो प्रोसेस पहले शुरू हो जाएगा। अगर 90 दिन का मामला है तो मे बी चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल रिटायर हो 60 दिन में भी देखे ना, अगर 16 सितंबर को प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है नॉमिनेशन पेपर में अदलिया ने बड़ा रोल प्ले किया। 2018 में साकिब निसार साहब का बड़ा रोल था। प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया ना। ये अब 8 अगस्त को अगर हुकूमत जा रही है तो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल तो 1 महीना चीफ जस्टिस होंगे जब ये अमल शुरू होगा निगरान हुकूमत। वो हो गया कि नॉमिनेशन पेपर जमा कब होने हैं, हाँ। इतराज़ात कब होने हैं, उस पर अपीलें कब आनी है। ठीक, उसमें मसला ये है कि 2018 में हमने देखा कि मखसूस जज हाई कोर्ट में बैठते थे और मखसूस जजेज ही सुप्रीम कोर्ट में वो करते थे अपीलें फैसला किसको नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने हैं, किसको रिजेक्ट करने हैं। फिर 90 दिन का टाइम अगर मिल गया तो फिर नवंबर में प्रोसेस अगर स्टार्ट होगा तो नॉमिनेशन जो है शायद अक्टूबर में या सितंबर के बाद ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। फिर ये एक आपने अच्छी बात की। दूसरी हम बात ये है कि अब अगर निगरान हुकूमत आ ही रही है, नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख भी निगरान हुकूमत के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने दे देनी है। नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से कुछ हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उसमें कुछ तब्दीली की जा रही है, और साकिब आप भी से भी मैं जानना चाहूँगा कि कुछ अभी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या है, मगर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ जो डिक्लेरेशन थी, जो एक एफिडेविट था या हल्फिया बयान जो कागजात नामजदगी के साथ देना पड़ता था हर उम्मीदवार को अपने असासों के हवाले से, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, तो उसमें कुछ तब्दीली की जा रही है। और ज़राए ये कह रहे हैं कि ये वो एफिडेविट है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 5 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए ये जारी किया था एफिडेविट कि ये एफिडेविट होगा, और उसको इलेक्शन के कागजात नामजदगी का हिस्सा बना दिया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हिस्सा है, और ये जो हुक्म जारी हुआ था ये जारी हुआ था 2018 में और जून 2018 में स्टार्ट प्रोसेस था, और अभी तक उसका कोई तफसीली वजूहात नहीं आई, डिटेल जजमेंट नहीं आई, रीजनिंग नहीं आई, मगर इस एफिडेविट को हिस्सा बनाया गया था। तो इस एफिडेविट में ऐसी क्या ख़ास चीज़ हो सकती है साकिब बशीर साहब कि जिसमें कोई तब्दीली भी कर सकता है? आपके नज़दीक क्या ऐसी ख़ास चीज़ हो सकती है इसमें? एक तो ये है कि ये जो एफिडेविट था इसकी बुनियाद पर हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत सारी इस तरह की पिटीशनें जो आती रहीं डिसक्वालिफिकेशन में, और इसी एफिडेविट को बुनियाद बनाया जाता था कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। तो अगर आप देखें तो इस एफिडेविट का जो F क्लाज है इसमें ये लिखा है कि कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ जो है वो जब आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा रहे हैं तो 6 माह कबल आपसे आपके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा जो क्रिमिनल केस जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ जी। नो केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस वाज पेंडिंग अगेंस्ट मी 6 months प्रायर टू फाइलिंग ऑफ माय नॉमिनेशन पेपर। यानी कि अगर नॉमिनेशन पेपर की जो तारीख है उससे 6 महीने पीछे अगर कोई केस आपके खिलाफ पेंडिंग भी हुआ, साबित हो ना हो, पेंडिंग भी हुआ, तो आप ये एफिडेविट नहीं दे सकते और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और इसकी बुनियाद पर आप ये भी कह सकते हैं कि आज अगर बात करें आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई के वैसे तो अगर 8 अगस्त को अगर असम्बली जो तहरील होती है 90 डेज है, तो उसमें 6 मंथ तो आज के बाद भी नहीं बनते। तो इट मीन कि आज के दिन जिस पर जो है वो केसेस पेंडिंग है या 3 महीने पीछे भी चले जाएं, 3 महीने पीछे भी चले जाएं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इस एफिडेविट पे पूरा नहीं उतरता। तो इसमें क्या कर रहा है? नहीं, लेकिन ये सारी जो है ये सारे रिमूव हो चुका था इलेक्शन एक्ट 2017 में। हाँ। ये तो साकिब निसार साहब ने अपनी जजमेंट के जरिए, जिसकी उन्होंने रीजन भी नहीं दी, और वो ये आपने देखा होगा इंटरम ऑर्डर था, एडजर्न हुआ था,
हबीब अकरम के। लेकिन 2017 में इलेक्शन एक्ट में सारा होने कुछ- के बाद भी 2018 में हुआ। देखें यही तो अब तो कानून के तहत ही इसको बहुत हटाया से जा लोग नॉमिनेशन पेपर जिनके रिजेक्ट हुए वो इस बुनियाद पे जो साकिब ने साथ, ये बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जैसे आयशा मलिक ने दी थी। उसके बाद यहाँ स्पीकर थे अय्याज सादिक साहब और ये दो और लोग यहाँ आए थे सुप्रीम कोर्ट में। एक ही दिन समाअत हुई और जो है वो साकिब निसार साहब ने बड़ा गुस्से से कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये ड्राफ्ट हम बना के भेज रहे हैं, ये सारे जो नॉमिनेशन पेपर जो जमा करा रहे हैं उनसे फिल करवाएं और उसके अगर वो कोई इसमें कोई ओमिशन होगी एफिडेविट में तो ही विल टेंट अमाउंट उस पर आर्टिकल 62(1)(f) लगेगा, यानी वो तायाद नायल होंगे। तायाद नायल होंगे। तो ये एफिडेविट और फैसल वाडा मेन विक्टिम ही वो हबीब अकरम केस का बुनियाद बना के लेकिन ये क्लॉज नहीं थी, वो तो उन्होंने गलत बयानी की अपनी शरीयत के हवाले से, उन्होंने इस हवाले से गलत बयानी नहीं, लेकिन एफिडेविट तो था ना। लेकिन 6 महीने पीछे हाँ इसी एफिडेविट हबीब अकरम की जजमेंट का हवाला दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लास एफ है जी, तो ये लॉ रिफॉर्म्स कमेटी जो बंद कमरों में इजलास हो रहे हैं और आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि वो फाइनल हो गया है, अब ये ड्राफ्ट हम भेजेंगे अरकान असम्बली को भी भेजेंगे, काबीना के सामने भी जाएगा। तो आज अगर क्लास एफ मौजूद रहती है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब भी केस नहीं लड़ सकते। 6 महीने पीछे तक तो पेंडिंग था ना, बेशक आप वो बरी हो जाएं वापस आ जाएं, लेकिन 6 महीने के अरसे में तो केसेस पेंडिंग है ना। तो आपको लगता है लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बंद कमरों में बैठ के बुनियादी तौर पे इस तरह की रुकावट दूर कर सकती है कि ये इस क्लास को उड़ा दिया जाए, या ये कहा जाए कि कागजात नामजदगी जमा कराने वाले दिन आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसी किस्म की वो मुशावरत जो है वो कर रहे होंगे। लेकिन इसका एक और जो एस्पेक्ट है, एक तरफ तो अगर जो मुस्लिम लीग नून है उसके तो बहुत कम लोग इस वक्त जो है वो इस जो है क्लास एफ पे जो है वो मुतासर हो रहे हैं अगर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो पीटीआई पूरी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो इस क्लास एफ से जो है वो मुतासर सारे ही गिरफ्तार हुए हैं, केसेस सब पे नामजद हैं, वो मुकदमात में नामजद हैं, उनके खिलाफ पेंडिंग है और क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो इस लिहाज से अगर कंपैरिजन आप लें तो उधर तो नवाज शरीफ साहब हैं या कोई उनके कोई और लोग होंगे, तो इस तरफ पूरी पार्टी है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून या जो पीडीएम के लोग मुशावरत कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे जो ज़राए हैं बुनियादी तौर पे वो लॉ रिफॉर्म कमेटी के हवाले से जो बता रहे थे कि एसेट ये जो एफिडेविट इसमें और भी बहुत कुछ है, ये सिर्फ आपने एक बताया पेंडिंग केसेस, और भी इसमें और चीजें हैं, और लोन का इशू है, आपकी फैमिली मेंबर्स की अमाउंट का इशू है, तफसीलात का बताया, फैमिली मेंबर्स की जायदाद का, ये कहना कि कोई मकरूज नहीं है, तो उसमें भी आप समझते हैं तब्दीली लाई जा सकती है या उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो पहले भी थी, ये तब्दीली आ चुकी थी इलेक्शन एक्ट 2017 में। साकिब निसार साहब ने जजमेंट के जरिए एफिडेविट बनाया। अब देखना होगा कि आपके ख्याल में आप असासों के हवाले से भी कोई तब्दीली की जाएगी कि असासे जाहिर ना करने पड़े, क्या ऐसी भी कोई मुमकिन है? मेरा ख्याल है ये नहीं, फैमिली का मे भी हो या डिपेंडेंट्स और दूसरे उनके हवाले से जो डिपेंडेंट नहीं है उनको निकाल दिया जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बड़ा डिस्कस हुआ था काजी फारिसा के केस में भी, और उसमें तो जुडिशियल कंडक्ट लेकिन इस वक्त अलग सा मामला है। इस वक्त तो जितना अच्छा अगर ये नॉमिनेशन पेपर में ये चीजें करते हैं तो ये तो पीटीआई के लिए अच्छा साइन है। हाँ। इस वक्त तो ज्यादा उनके लिए मसले हैं अगर ये चीज़ें निकालते हैं। ये भी देखना है कि क्या एसेट के हवाले से मजीद वो चीज़ें डाल रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन के हवाले से, या उनको उन जो चीज़ें नॉमिनेशन पेपर में हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। ये तफसीलात तो अभी आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल असल चीज़ तो ये पेंडिंग केसेस वाला मामला है, और हमारे मुल्क में जहाँ थोक के हिसाब से मुकदमे बनते हैं उस हिसाब से तो कोई भी सियासतदान इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। मगर अब चूँकि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके मुकदमे अगर अभी ख़त्म भी हो जाते हैं तब भी 6 महीने की मुद्दत में तो मुकदमे पेंडिंग थे ना, और ये एफिडेविट तो नहीं दे सकेंगे। तो मेरे ख्याल में लॉ रिफॉर्म्स कमेटी इस क्लास एफ को ज़रूर वो करेगी। एक और अहम नुकता, अब आगे चलते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसमें इलेक्शन की तारीख का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, और ये अख्तियार सिर्फ विफाक के हवाले से ही नहीं है, ये अख्तियार ओवरऑल है, मजमूई एतबार से पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के हवाले से है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, खुदा ना करे ऐसा हो, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा भी कर सकता है कि वफाक और पंजाब में इलेक्शन पहले कराए और खैबर पख्तूनख्वा में बाद में करवाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मामला नाजुक हैं सियासी एतबार से भी और सिक्योरिटी के एतबार से भी। मेरा नहीं ख्याल कि शायद इस तरह हो, क्योंकि पहले ही जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका यही रीज़न वो दे रही थी कि 2 सूबों में इलेक्शन जो है पहले होंगे, बाकी सूबों में बाद में होंगे, तो इश्यूज आएंगे,
सबसे बड़ा जो मामला था वो यही था पंजाब कि के हवाले से था। पंजाब सबसे बड़ा है, वो डोमिनेट करेगा, तो वो पंजाब की स्पेसिफिक लेकिन अगर सिर्फ सिंध हो जाए तो फिर भी तो वही आर्गूमेंट आएगा ना कि फिर पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आपने नहीं कराया। लेकिन अगर सिक्योरिटी का मामला एक सूबे में खराब है तो क्या इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मेरे ख्याल है 2013 से तो बेहतर है सिक्योरिटी। नहीं, अभी तक तो बेहतर है, लेकिन अब दोबारा से जो हालात पैदा हो रहे हैं या जो भी, तो आपको लगता है कि टेक्निकली कानूनी तौर पे ऐसा हो सकेगा या नहीं? देखिए यहाँ तो जो कुछ भी है आखिरी मोहर तो सुप्रीम कोर्ट ने लगानी है। ये जो इलेक्शन होने हैं ये सारा डिपेंड है अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस पे कि जस्टिस काजी फैसला, क्योंकि हर मैटर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा वो ना जो इलेक्शन लड़ रहा नहीं नहीं कोई ना कोई पिटीशन लेके चला जाएगा कि जी इलेक्शन कमीशन रेट नहीं दे रहा। उस तक सो मोटो अख्तियारात के कवानीन भी बदल चुके हैं। हाँ ये भी होगा, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस के पास यानी जो वहाँ एक है कि 3 रुकनी कमेटी है तो 2-1 से फैसले हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात तो अब बड़े ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि निगरान हुकूमत का इतना अख्तियार नहीं होगा जितना अब इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होगा। तो इलेक्शन कमीशन के लिए हाँ किताबों में क्या, कानून जो अभी तरमीम की है उसमें भी निगरान हुकूमत के बारे में तो कुछ नहीं है ऐसा, और वो खुद ज़रा ये बताते हैं कि जब निगरान हुकूमत आएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन सारे फैसले करेगा, निगरान हुकूमत नहीं करेगी। ये भी तो एक चीज़ फैसले तो मतीला जान साहब इस मुल्क में 70 साल से जो कर रहे हैं वही करेंगे। हमने जो ये इस वक्त जो लोग जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ भी फैसले डिसीजन मेकिंग कहीं और होती है, तो ये लोग मेरा ख्याल है मैटर इलेक्शन कमीशन हो या केयर टेकर हो, मेरा नहीं ख्याल डिसीजन जो असल डिसीजन है वो या जुडिशरी करेगी या एस्टैब्लिशमेंट करेगी। अच्छा, या जुडिशरी आपने डाल दी है हाँ, या मिल के करेंगे। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। फौजी अदालतों के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बज़ाहिर अपना वकील तब्दील कर लिया है। पहले उन्होंने डॉक्टर फ़रूक नसीम को हायर किया था कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से अपना मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेश किया जाए। फिर आज हम देख रहे हैं एक और साबिक़ अटॉर्नी जनरल मैदान में आ गए हैं और वो हैं अस्तर औसाफ अली। कहा जा रहा है कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी करेंगे। वक्फे के बाद हम पूछेंगे हसनात मलिक से कि उनके नज़दीक ये तब्दीली कैसे आई है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ लगी आइनी दरख्वास्तों की समाअत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस उमता बंदयाल 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वकील तब्दील कर लिया है। पहले फ़रूक नसीम साहब को लगाया था, फिर उस पर काफ़ी एतराज़ आया क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ के भी जो हैं वो लीगल टीम में रहे हैं उनके, और फिर उसके बाद जब इमरान खान का दौर आया तो वज़ीर कानून होते हुए उन्होंने जनरल मुशर्रफ के फैसलों जो उनके खिलाफ फैसला उसकी भी मुखालफत की थी। तो उससे अहम बात कि वो सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फैसला जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो आर्किटेक्ट थे मेन लिखने वाले, और फिर उसके बाद वो आर्गू किया उन्होंने रेफरेंस, तो वो भी एक जो मेन। तो अब ये लग ये रहा है कि अस्तर औसाफ अली ने टेक ओवर कर लिया है। जी बिल्कुल कर लिया है। फ़रूक नसीम साहब आए थे इस्लामाबाद जब पिछली हियरिंग जब ब्रेक से पहले चल रही थी, 2 दिन वो इस्लामाबाद में रहे, तैयारी भी की उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई और अखबारात में, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये भी इतलात हैं कि हुकूमत और मुक़्तदर हल्कों ने भी देखा कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस इस मूव को में भी कोई उस हवाले से बुरा मनाए, तो फिर ये जस्टिस फ़रूक नसीम साहब से माज़रत की गई और अश्तर साहब वज़ीर-ए-आज़म ने माज़रत की फ़रूक नसीम साहब से। जी अच्छा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या मुझसे गलती हो गई है, आपको वकील लगा लिया, तो अब आप वापस चले जाए, मेरी तरफ से माज़रत आपको। ये भी वैसे है कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको किया एंगेज या किसी और तरफ से वो एंगेज। वैसे बहुत सारे फैसले तो वज़ीर-ए-आज़म शायद खुद तो नहीं करते होंगे ना। बिल्कुल। अब ये फौजी अदालतों के मामले में उन्होंने किसी से पूछ के ही फ़रूक नसीम साहब को लगाया होगा। बिल्कुल, लेकिन ये कि यकदम उन्होंने। अच्छा, एक और वकील की भी बड़ी आजकल धूम मची हुई है, और ये बड़ी एक हैरानगी की बात है कि फौजी अदालतों के खिलाफ इन आइनी दरख्वास्तों की समाअत में 3 अटॉर्नी जनरल एक साइड से पेश हो रहे हैं। उनमें एक तो सिटिंग अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान, दूसरे इरफान कादर साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो वज़ारत दिफा की तरफ से पेश हो रहे हैं, और फिर अश्तर औसाफ अली साबिक़ अटॉर्नी जनरल वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, और चौथे भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल शाह खावर जो पीपल्स पार्टी दौर में वो नैना रो चल रहा था, तो वो एक्टिंग अटॉर्नी जनरल थे, वो भी पेश हो रहे हैं। तो अब इरफान कादर साहब की जो एंट्री है वो बड़ी इंट्रीगिंग है। एक तो उन पर यह भी एतराज़ है कि वो खसूसी मुआवन भी हैं,
वज़ीर आज़म के अभी भी स्पेशल असिस्टेंट हैं ये मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी। इस मामले पे अगर किसी ने तवज्जो दिलाई अदालत कि जी इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये प्रैक्टिस जो रूल्स हैं सुप्रीम बार प्रैक्टिशनर एक्ट उसमें जी अलाउ है या नहीं, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब ने एक दफ़ा कोशिश की, उनको बेंच ने नहीं अलाउ 2 दफ़ा इस्तीफा दिया था फ़रोग नसीम साहब ने, तो एक आर्मी चीफ की ये तो extension के काम ऊपर। इरफान कादिर साहब बेंच के लिए आसान कर देंगे। तो वो अब देखना होगा कि वो किस तरह जो है ना बीइंग ए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पेश होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है बेंच को अगर पता चल गया इस सवाल नहीं, बेंच को पता तो होगा, वो सिर्फ अभी डिले कर रहे हैं, एंड पे जाके वो हतमी वो कहेंगे कि आप तो जो है वो अभी इस्तीफा ही नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया, और फिर बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं उनसे पूछ लेंगे जी या आप- नोटिस कर देते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को। और पाकिस्तान बार काउंसिल की पोजीशन यही है कि जो अच्छा, दूसरा ये भी हैरानी की बात है कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल हैं जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने जवाब भी बड़ा तफसीली दायर किया है, और दूसरी तरफ वजारत दिफा अपना वकील कर रही है। तो क्या वजारत दिफा वफाक से बाहर है या क्या? मतलब उनको तो अटॉर्नी जनरल काफ़ी नहीं होना चाहिए था। ये इस माजरत के साथ हमने इस हवाले से इरफान कादिर साहब से भी पूछा था, और मगर इरफान कादिर साहब ने कहा नहीं, ये हर वजारत का हक होता है कि वो अपना वकील भी करे। अच्छा, इरफान कादिर साहब फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक मौक़िफ़ भी रखते हैं जो अभी तक उनको पेश करने का मौका नहीं मिला, तो हम सुनते हैं इरफान कादिर साहब ने एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं फ़ौजी अदालतों के इस केस में। वहाँ पे बात ये हो रही है कि सिविलियन का जो ट्रायल है क्या वो मिलिट्री कोर्ट में, कोर्ट मार्शल में हो सकता है कि नहीं हो सकता, असेंशली ये सवाल है, इससे ज़्यादा इसमें सवाल नहीं है। और उसमें एक प्रोविज़न है आर्मी एक्ट का 21D, उसको उसमें कहा गया है कि जी वो जो प्रोविज़न है आर्मी एक्ट का वो आइन के मुनाफी है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो बिल्कुल हम उस पर एड्रेस करने को तैयार हैं कि वो आइन के मुनाफी है कि नहीं है, लेकिन अगर वो आइन के मुनाफी नहीं है तो फिर भी अगर आप कहें कि सिविलियन का ट्रायल उधर नहीं हो सकता, ठीक है, आप कहना चाहें तो ज़रूर उस पर भी अगर, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट केसेस में जल्दी ना की जाए, और बाकायदा जो पुराना एक तरीका था सुप्रीम कोर्ट का कि पहले क्वेश्चंस फ्रेम हुआ करते थे कि जी इन क्वेश्चंस पे आपने एड्रेस करना है, अभी कुछ चीज़ें हैप हैज़र्ड जा रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट का जो टाइम है वो बचे और एक अच्छा फ़ैसला है जिससे कि सबकी विन विन सिचुएशन हो। सुबह चूँकि आपने मुझसे ये बात की थी तो मैंने कहा था कि मेरी तो यही कोशिश है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। ऐसे क्या फार्मूला है सर आपके पास? यही फार्मूला है ना कि कोर्ट कंट्रोवर्सी से बचे। जब हमारे चंद जजेस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे तो विन विन सिचुएशन नहीं होगी। अच्छा असनाद, वजारत दफा कह रही है कि शायद 1 से ज़्यादा जजेस हैं जो इस बेंच पे नहीं होने चाहिए, और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाए जाए। तो आज जस्टिस आयशा मलिक ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि एक तरफ आप जजों पे एतराज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाई जाए, तो यह इसमें कोई तजाद नहीं है? आमतौर पे तो जिन पे एतराज़ होता है वो फुल कोर्ट से बाहर भी हो तो फुल कोर्ट कहलाती है, जो बाकी बच जाते हैं। बिल्कुल। आज देखा है हमने कि अटॉर्नी जनरल रिटेट हुई है जब इरफान कादिर 2 दफ़ा उठ के, बल्कि 3 दफ़ा उठ के जब रोस्टम पे आया और उन्होंने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, तो वो गालिबन अटॉर्नी जनरल चाह रहे थे कि आज का दिन जब चीफ जस्टिस ने कहा कि वी विल कंसिडर कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, तो कल जब वो अगर उस हवाले से नहीं करते तो फिर अपना जो भी अपना आप आर्गूमेंट या ऑब्जेक्शन करें आज ना करें। तो अब कल अगर ये कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाते चीफ जस्टिस, तो फिर मेरा ख्याल है कि इरफान कादिर साहब की एंट्री होगी। अगर उन्हें अलाउ करने दिया गया तो वो फिर ऑब्जेक्शन करेंगे इस हवाले से, लेकिन वो ऑब्जेक्शन फिर वही बात आती है, जूरिस्प्रूडेंस तो ये है कि जज की अपनी मर्जी है, वो कहेंगे जी मैं नहीं उठता। मतलब इरफान कादिर साहब जो हैं वो वजारत दफा का एक अल्टीमेट वेपन है जो बाद में मैच, बिल्कुल वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और मेरा ख्याल है वो स्ट्रेटजी किस टाइम पे उन्होंने ये आर्गूमेंट ये था कि जो आज उनकी बात है उन्होंने की, ये करनी थी उन्होंने मे बी वो ये था कि टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। वो अटॉर्नी जनरल मेरा ख्याल है वो चाह रहे हैं कि कल जब कोई फुल कोर्ट ना बने और तो फिर आप जो है वो इस हवाले से बात करें। ठीक। अच्छा साकिब, आपको क्या लगता है कि ये मामला कानून जो 70 साल पुराना कानून है आर्मी एक्ट का, इसकी एक शिक को चैलेंज किया गया है कि वो गैर आइनी है, तो आपको लगता है कि ये शिक को उड़ा दिया जाएगा या ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस ने भी आज जो रिमार्क्स दिए, जो ऑब्जर्वेशन बड़े कैटेगोरिक, थोड़ा माइंड जो है वो डिस्क्लोज किया है कि जो मिलिट्री ट्रायल है सिविलियंस के या सिविलियन के जो राइट्स हमें आइन ने दिए हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर वो उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो ओपन कोर्ट्स नहीं हैं और सारी चीज़ें, तो उससे तो ये लगता है अगर तो ये मुस्तकिल उनका ये व्यू आगे चला, आगे जिस तरह आज उन्होंने माइंड डिस्क्लोज़ किया है,
उससे तो ये लगता है कि शायद वो उसको छेड़छाड़ करें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा डीपली इसको देखें नहीं, तो आप ये कह रहे हैं तो शिक को कालादम भी करार दे सकते हैं आर्मी एक्ट की, 70 साल पुरानी शिक को। मतलब ये है कि आसान नहीं है कि मतलब वो कर देंगे, या कोई फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फिल्टर क्रिएट करके उसको कर सकते हैं, क्योंकि फेयर ट्रायल के इश्यूज तो हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस की ट्रायल है वो आपने देखो, रीजनिंग नहीं होती, जजमेंट्स की रीजनिंग नहीं होती, वहाँ ओपन नहीं है कोर्स। फिर जो राइट होता है किसी भी अक्यूज का कि वो अपनी पसंद का वकील करे या और जो ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो कह रहे हैं कि राइट तो दे रहे हैं, ये राइट्स बेसिक राइट्स दे रहे हैं, अब रीजनिंग का मालूम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि आज चीफ जस्टिस आपने खुद कहा, उन्होंने अपना माइंड दिया, उन्होंने कहा कि मजीद सहूलतें दी जाएँ वो जो गिरफ्तार लोग हैं। मेरा एक सवाल है नजीला जान साहब कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ, उन्होंने भी तकरीबन 200 के करीब मिलिट्री ट्रायल सेट असाइड किए। इसके अलावा इंटरमेंट सेंटर के हवाले से उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो दोनों फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है, 3 साल से वो पेंडिंग है। तो ये परसेप्शन कि जी सिर्फ पीटीआई के लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के उनको सहूलतें दें, उनके हवाले से एप्रीहेंशन है, तो क्या वो जो छोटे सूबों के लोग हैं जो इंटरमेंट सेंटर में अभी 3 साल से पेंडिंग है, होना ये चाहिए था कि वो मैटर भी साल लगाया जाए। वो भी साल लगाया जाना चाहिए। अच्छा साकिब, हमने देखा है कुछ लोगों को ये भी एतराज़ था कि ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें हैं, इनकी समात भी बड़ी रफ्तार से गैर मामूली स्पीड के साथ मुकर्रर हुई, और फिर उससे पहले बैरिस्टर एतजाज़ अहसन जो एक दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने मुलाकात भी की, सद्दा लतीफ़ खोसा उनके वकील थे, उन्होंने भी, और फिर चंद दिनों बाद वो केस लग गया। तो आज इसी हवाले से बैरिस्टर एतजाज़ अहसन से हमने सवाल किया कि क्या वकीलों को दरख्वास्त गुजारों को मिलना चाहिए या नहीं। उसके ऊपर देखें बैरिस्टर एतजाज़ अहसन थोड़े से गर्म हुए और वो कहते क्या हैं वो भी आपको सुना देते हैं। पूछा जाता है आपसे कहा कि आप एक दिन रहे और दूसरे दिन लग गया कि जिस दिन हम मिले हैं, अव्वल जिस खासा सरदार साहब ने कहा कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, दफाए हमा का केस था। मेरा केस मुझे तो अभी तक कोई फौजी अदालत में पेश नहीं किया गया, तो मैं खोसा को किया गया है, तो वो एक पब्लिक इंटरेस्ट केस था। मेरा कोई प्लॉट नहीं था जिसके बारे में केस था, मेरी कोई शुगर मिल नहीं थी जिसके बारे में केस था, एक पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, मैं एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। हर मरतबा जब केस जल्दी लगवाना होता है, चीफ जस्टिस को हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको मिलके एक ही तरीका अर्ली हियरिंग या सेम डे हियरिंग। सर दरखास्त गुजार के तौर पे तो नहीं मिल सकता ना सर। दरखास्त गुजार क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है दरखास्त गुजार? ये आप यही आप गलत फहमियां पैदा कर रहे हो। क्या दरखास्त गुजार सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा? साकिब साहब, आप भी हाई कोर्ट का कहते हैं, अब कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार क्यों नहीं मिल सकता? क्या वाकई दरख्वास्त गुजार जाके चीफ जस्टिस को मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दरख्वास्त गुजारों को तो मतलब करीब नहीं जाने दिया जाता चीफ जस्टिस से कि वो उनसे मुलाकात करें। कहते हैं मैं तो वकील भी हूँ, काला कोड भी है मेरा, मैं क्यों नहीं? और वो खास तौर पर अपने केस के मुतालिक बात करें चैम्बर में जाके कि बेंच बना दें, कब बेंच बना दें या कोई भी, या बेंच में कौन हो पता नहीं, ये हुआ है कि नहीं, लेकिन लोग तो फिर शक करेंगे ना अगर दरख्वास्तदार मुलाकातें करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जुडिशरी को, या ये है कि जितने भी साइलिन उनके पास आते हैं वो सीनियर एडवोकेट पटिशनर हो या कोई जूनियर हो या कोई किसी आम शहरी से करवा लेना। वकील अगर दरख्वास्तें डाल के चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं तो फिर तो ये और ही गेम शुरू हो जाएगी। क्यों असनाद साहब, ये 1843 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें वकील लोग डालते हैं, उनके पीछे क्या क्या खेलें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन खुदा न खास्ता उनकी कोई और नीयत है, कोई और लालच है या मोटिव है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी सियासत होती है और गेमें होती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है कि कोई इस हवाले से इवन जस्टिस सरदार तारिक ने सवाल उठाया कि क्या ये इस किस्म का राइट जो है वो हर एक को, हर पिटिशनर को हासिल है कि वो चीफ जस्टिस से मिले और फिर उनका केस फिक्स हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने सवाल उठाया, ये आम आदमी तो चले कर ही रहा है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से रिजर्वेशन है। जिस तरीके से केस लगे हैं ये भी मामला है। आज कर्नल नाम बता रहे थे कि मेरी पिटीशन मैं जब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गया जी नहीं लग रही, जो इसमें उन्होंने कहा कि 28 मिलिट्री सिविलियन का ट्रायल हुआ पीटीआई दौर में, वो भी साथ सुने।
तो कहा गया कि वो चीफ जस्टिस के टेबल पे पड़ी हुई है 12 दिन। अब ये कौन सा रूल्स है? यही तो मामला है कि ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट में लाई जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस कोई भी काम है 184 वो चीफ जस्टिस से वर्बली इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर कि जी नंबर लगाना है, रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगाने हैं, सब कुछ वो जी चीफ जस्टिस की इमाम पे सारा कुछ हो रहा है। यही मामलात हैं जिस पे हम सवाल उठाते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियार। मेरे ख्याल में ये दरख्वास्तें डालने के हवाले से भी कोई कवायद ज़रूर बनना चाहिए। हर बड़ा वकील जो दरख्वास्त डालता है वो होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन पब्लिक के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे बड़े बड़े फैसलों का फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत से नुकसान भी होता है। तो इस हवाले से ज़रूर कोई ना कोई कवायद भी बनना चाहिए कि कौन लोग पब्लिक इंटरेस्ट में दरख्वास्त डाल सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बड़े दिलचस्प 2 केसेस हैं जो ट्रायल कोर्ट में, तोशाखाना केस और फिर इद्दत की मुद्दत में निकाह का एक केस है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर। उस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साकिब बशीर से पूछते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं असनात मलिक और साकिब बशीर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। साकिब, तोशाखाना केस के हवाले से आज जजेस जो हैं, जज साहब को, जो भी मुतल्लिका जज थे, उनको उनकी सोशल मीडिया पोस्टें दिखाई गई कि ये आप जो हैं, जो नून लीग की पोस्टें उनको रीट्वीट करते रहे हैं। जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये आपने ज़्यादती की है, जज को ऐसे आप दिखा रहे हैं। कानूनी और तकनीकी एतबार से वकील साहब ने भी बज़ाहिर वो तरीका नहीं अपनाया। अगर किसी जज पे एतराज़ है तो आप कुल्ली अदालत में उसकी वीडियो चला दें, उसकी तस्वीर चला दें, उसकी पोस्टें दिखा दें। अब ये वाकई ये तरीका तो नहीं है, मगर ये है क्या मामला? क्या वाकई सोशल मीडिया पोस्टें कोई रीट्वीट हुई हैं जज साहब की तरफ से? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? फेसबुक उनका जो अकाउंट है उसको क्वेश्चन उन्होंने किया है कि उनके नाम से एक फेसबुक अकाउंट है जिसमें 2014 और 2017 जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके खिलाफ एक ट्रोलिंग टाइप की पोस्टें थी जो उस फेसबुक अकाउंट जज साहब मानते हैं कि उनका अकाउंट है? उस फेसबुक अकाउंट से जज साहब ये माने हैं कि अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो अब ये जज साहब ने उन पोस्टों से लाताल्लुकी का इज़हार, हो सकता है वो कहते हो कि बच्चों ने कर दिए हैं जो, या कोई और नहीं, उन्होंने यूज़ कर रहा होगा, ऐसी कोई उन्होंने बात, उन्होंने कोई कंप्लेंट तो नहीं की होगी कि उनका अकाउंट हैक हो गया या कुछ। लेकिन इसका तरीका क्या है? आमतौर पे तो कोई वकील इस तरह डायरेक्ट तो नहीं अदालत में ये चीज़ें पेश कर सकता जब तक वो कोई एफिडेविट ना हो कंप्लेनेंट की, ये फरीक की तरफ से, पीटीए की तरफ से कोई वेरिफिकेशन रिपोर्ट ना आए ओपन कोर्ट में, जब तक कोई क्या। असल में ये केस जो है वो लीगली से ज़्यादा एक तकनीकी जो है ना उसमें लड़ा जा रहा है। लीगल वो कहते हैं कि ये चीज़ तय है कि शायद इधर नायली होनी है, तो इसलिए उन्होंने 10 मई या 11 मई को इन जो हुमायूं दिलावर साहब हैं इनसे केस ट्रांसफ़र की एक हाई कोर्ट में जो फोरम है वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाली थी, उसको आज तक टेकअप नहीं किया गया। तो आज इन्होंने फिर फेसबुक अकाउंट्स के हवाले से या कोई भी टेक्निकली कोई भी चीज़ लेके इसलिए आते हैं ताकि ये केस अगले स्टेप पे ना जाए, क्योंकि अगर आज करते हैं आज अगर ये ना लाते तो इसमें इलेक्शन कमीशन के सिर्फ 2 गवाह हैं और आज उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाती। फिर कल ये वही मौजूद जज है ना जिन्होंने शायद ये भी कहा था कि कितने 7 महीने हो गए और मुलज़म जो है एक दफ़ा भी पेश नहीं हुआ, और ये वाहिद केस है जिसमें मुलज़म पेश ही नहीं हो रहा 7 महीनों से। तो इस दफ़ा उल्टा जज साहब के ऊपर चीज़ें आ गई, सारा फोकस जज साहब की सोशल मीडिया पोस्टों पे हो गया। मगर जज साहब ने अपने ऑर्डर में कि उसकी वजाहत नहीं दी इस सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से। वैसे तकरीबन 11 बजे ये फैसला हुआ था वेट फॉर ऑर्डर, और 3 बजे तक 4 घंटे वो चैम्बर में ही रहे हैं, तो लिखते रहे हैं। तो थी कि बहुत बड़ा डिटेल में उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि गलत तरीका था, मतलब इस तरह की चीज़ें पेश करना। बिल्कुल, और जो ड्यूरिंग हियरिंग भी जब बैरिस्टर गोहर जो थे उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि आपका ये कंडक्ट ठीक नहीं है कि आप इस तरह लेके आए हैं कि उन्होंने ऐसे दिखाया पेज कि ये आपकी पोस्ट है। जज को पता नहीं किसका पेज है, क्या पेज है, उनके सामने कुछ नहीं। जी, उन्होंने ऐसे पेज दिखाया कि ये आपकी पोस्ट है। तो उन्होंने जज साहब ने पूछा कि आपने देखा है फेसबुक? उन्होंने कहा मैंने फेसबुक देखा था लेकिन अभी प्रोफाइल जो है वो लॉक हो चुका है। वहाँ पे थोड़ी सी मुकालमा हुआ तो फिर जज साहब ने कहा कि हाँ फेसबुक अकाउंट तो मेरा है लेकिन वो पोस्टें जो है वो मेरी नहीं है। आपने कैसे ये फर्ज कर लिया कि मैंने ही किया? अच्छा, कितना चांस है कि तोशाखाना केस में खान साहब की सज़ा हो सकती है? एविडेंस की क्या पोजीशन है? क्या वाकई एविडेंस है, सबूत हैं और ये केस क्लियर है? एविडेंस तो हैं, मतलब किसी हद तक अगर केस मेरिट पे आगे चल पड़े और किसी कंक्लूजन पर पहुँच जाए तो बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि ये केस खान साहब के मसाइल पैदा कर सकता है। सिर्फ एक बात, कल का दिन बड़ा अहम है।
कल जो 8 अप्रैल का जो 8 जुलाई का फैसला था कि मेंटेनेबल करार दिया, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। कल इन्होंने स्टे मांगा हुआ है हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट ने अगर स्टे दे दिया तो वो स्टे आपको पता है एक दफ़ा हाई कोर्ट दे दे तो वो 15 दिन या 1 माह कम से कम चल जाता है। इससे पहले भी 14 मई से 4 जुलाई तक मतलब 1 महीना और गुजर जाएगा। जी बिल्कुल। एक गुजर तो हसनात साहब मालूम नहीं है, लेकिन ये इद्दत के हवाले से जो केस चल रहा है आपका, तो मेरे ख्याल में इसने आपने कवर नहीं किया, इसको ज़्यादा आपको मालूम नहीं होगा, तो साकिब से ही पूछ लेते हैं। जी क्या एक मेरा ये था कि तोशा खाना के हवाले से एक इशू है कि क्या 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी थी या उसके बाद भी कर सकता है? वो हाई कोर्ट तय कर चुकी है मेरे ख्याल में। नहीं, वो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था ये डिटरमिन करने के लिए भेजा था, फिर वापस भेजा। और जज साहब ने भी मेरा ख्याल है कदरे जल्दी में 7 दिन थे तो उन्होंने 3 रोज में एक्सपर्टी मतलब क्योंकि वो पेश ही नहीं हो रहे थे, उनको सुना नहीं है, 3 दिन हो गए थे तो तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्टेजेस है ना, इस किस्म का फैसला किसी भी स्टेज पे जाके वो अक्यूज को फायदा हो सकता है। अब ये बताएं, ये इद्दत वाला जो मामला है, इद्दत की मुद्दत में निकाह वाला, ये कितना स्ट्रॉन्ग है? एक केस तो आज ऑर्डर भी आया है उस हवाले से कि काबिल समात है इस्लामाबाद में, कि यही सवाल था कि शायद यहाँ पे नहीं हो सकता, लाहौर में हो सकता है। यही सवाल था। और बड़े सिंपल सा मैं अगर बताऊं तो पिछले जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा था कि ये गुलबर्ग लाहौर में निकाह हुआ है तो इसलिए वहाँ की जुरिस्डिक्शन है, ये यहाँ हम सुन नहीं सकते। मतलब उन्होंने मैरिज को नहीं छेड़ा। अच्छा, आज भी इन्होंने ये कहा है कि निकाह तो उधर हुआ है लेकिन बनी गाला क्योंकि रहते रहे, ये दूसरे जज हैं। जी दूसरे जज हैं, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में चैलेंज हुआ, अभी सेशन कोर्ट ने रिमांड किया और अभी आज इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ हम सुन सकते हैं। अब जहाँ तक आपने बात की कि कितना वो है, तो मेरी मुख्तलिफ वैसे वकला से बात हुई तो उनका ये मानना और कहना है कि इस केस में से कुछ बड़ी कोई खबर को नहीं है, लेकिन हेडलाइन लगेंगी जो असल पर्पज है। चलें जी, अब हेडलाइंस लगेंगी, हेडलाइंस तो पिछले 6-7 साल से लग रही हैं। बट एनीवे जी, हमारे प्रोग्राम की मुद्दत भी ख़त्म हो गई है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।